26 जून का दिन उत्तर प्रदेश में राजनीति से भरा हुआ रहा। 26 जून को जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए नामांकन कराना था। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों में से 18 जिले ऐसे थे जहां पर सिर्फ एक ही प्रत्याशी ने नामांकन कराया। यानी अगर एक ही प्रत्याशी नामांकन करा रहा है तो उसका जीतना लगभग तय हो जाता है। उत्तर प्रदेश में 18 जिले ऐसे थे जहां सिर्फ एक ही प्रत्याशी ने नामांकन कराया। 18 में से 17 जिले ऐसे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और एक जिला इटावा ऐसा था जहां पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था। अब 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के परिणाम आएंगे 75 जिलों के, लेकिन 3 जुलाई से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 26 जून को ही 17 जिलों में चुनाव जीत लिए। उसके बाद हम चलते हैं 29 जून को। 29 जून को नामांकन वापस लेने का दिन था। अगर किसी प्रत्याशी ने नामांकन भरा है तो वो वापस ले सकता है। उत्तर प्रदेश में 4 और ऐसे ज़िले 29 जून को आए जहां पर नामांकन वापस लिया गया और बेशक इन 4 जिलों में विपक्ष के ही उम्मीदवार थे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने 4 और ज़िले जीत लिए 3 जुलाई से पहले ही। अब 3 जुलाई को चुनावों के परिणाम आएंगे और 3 जुलाई से पहले 75 जिलों में से 21 जिले भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया है। एक जिला समाजवादी पार्टी ने जीत लिया है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल बनकर आ रहा है, सवाल ये है कि जो विपक्ष जिला पंचायत चुनाव में नामांकन तक नहीं करा पा रहा है, आने वाले 2022 चुनाव में वो आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएगा। उस भारतीय जनता पार्टी का जिसका चुनाव प्रबंधन, जिसका प्रचार बहुत बेहतर रहता है, जिसके पास बहुत बेहतर प्रवक्ता है, जिसके पास जनता तक अपना कोई मैसेज पहुंचाने के लिए एक बहुत बेहतर व्यवस्था है और जिसकी अपनी एक जगह आज उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश में है, उससे 2022 में कैसे मुकाबला करेगा विपक्ष। बागपत में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की संयुक्त उम्मीदवार ममता किशोर ने 26 जून को ही सुबह सुबह सांसद के घर जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद पूरे ज़िले में हंगामा हो गया। राष्ट्रीय लोकदल के लोग इधर उधर घूमने लगे और फिर नामांकन से कुछ ही घंटों पहले ममता किशोर ने राष्ट्रीय लोकदल में वापसी की। अगर कांग्रेस की विपक्ष के तौर पे हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जिनका अधिकतर समय जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहर ही रहता है और बचे हुए बाकी के जो सदस्य है या बाकी के जो नेता है कांग्रेस के, वो जनता के बीच अपनी उपस्थिति उस तरह दर्ज नहीं करा पा रहे जिस तरह कराना चाहिए विपक्ष के तौर पर। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने 3 जो है कृषि कानून के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, उनमें भी 1-2 बार प्रियंका गांधी गई और पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई किसान रैलियाँ की 3 कृषि कानूनों के खिलाफ। और लेकिन वो एक जगह थी, वो एक वक्त था जब लोग आजकल जनता के बीच भी किसान आंदोलन उतना इंटरेस्टेड नहीं रहा है, लोग उतनी बात नहीं करते हैं और विपक्ष उस तरह जगह नहीं बना पाया कृषि कानूनों से। सिर्फ कृषि कानूनों से सत्ता में वापसी नहीं हो सकती, ये हो ही नहीं सकता। 26 जून के बाद हम देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 14 जिलों में जो जिला अध्यक्ष थे उन्हें उनके पद से मुक्त कर दिया गया है। अखिलेश यादव का ये एक्शन था। ये वो 14 जिले थे जहां पर समाजवादी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया, बल्कि हम नामांकन से पहले देखते हैं तो उम्मीदवार लगातार आ रहे थे मैदान में, हम कह सकते हैं कि जनता के सामने आ रहे थे, उनका कहना था और पार्टी अपने जो है उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, नाम उन्होंने घोषणा कर दी थी उनके नाम की कि ये हमारे प्रत्याशी हो गए। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी रही या फिर ऐसा क्या रहा कि उन्होंने नामांकन नहीं किया और ये ज़िले की जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये देखते हुए अखिलेश यादव ने ये एक्शन लिया है अपनी पार्टी में। लेकिन वही हम दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी देखते हैं, बहुजन समाज पार्टी बसपा को हम देखते हैं, तो मायावती ने कहा है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव ही नहीं लड़ेगी उत्तर प्रदेश में और एक सीट सहारनपुर से उनका एक उम्मीदवार था। इनके मायावती की घोषणा के बाद में उस उम्मीदवार ने भी भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दे दिया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि मायावती यानी बसपा इसलिए चुनाव नहीं लड़ रही है और ये समाजवादी पार्टी का आरोप भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के साथ खड़ी है। अखिलेश यादव ने 2019 के चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन किया। समाजवादी पार्टी 15 सीटें 80 सीटों में से गठबंधन को मिली। उन 15 सीटों में समाजवादी पार्टी की 4 सीटें थी। उससे पहले हम देखते हैं कि अखिलेश यादव ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। तो ये तो एक बात है कि अखिलेश यादव अभी तक ये साबित करने में सफल रहे हैं कि वो बीजेपी का मुकाबला
कर रहे हैं और वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने खड़े हैं। लेकिन इसके अलावा और जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, क्या वो उस तरह विपक्ष की भूमिका निभा रही है? क्या वो सब कर रही है जो एक विपक्ष में रहने के साथ साथ एक पार्टी को करना चाहिए? बसपा की अगर हम बात करें तो 2017 में जिस बसपा ने 19 सीटें हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, आज उस बसपा के पास 5 या 6 विधायक बचे हैं। 9-10 विधायक बागी हो चुके हैं, 1-2 विधायकों ने पार्टियां छोड़ दी है। और बसपा पिछले 4-4.5 साल में वो भी नहीं संभाल पा रही है जो 2017 में जनता ने उन्हें दिया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि बसपा को आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के नेता वो दलित राजनीति में बसपा को चुनौती दे रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एक आधार बनाया है। इस वक्त के बीच में उसका एक प्रभाव जिला पंचायत चुनाव में भी देखा गया। लगभग 6, 7, 8 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जीत हासिल कराई। उत्तर प्रदेश में 7 या 8 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव है और अगर हम 4.5 साल पहले जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कई दशकों के बाद वो जो एक ज़बरदस्त वापसी की थी उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 325 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने वो चौंका देने वाला भी था और वो ये भी एक संदेश था कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2016 में नोटबंदी करने के बाद भी जनता ने विश्वास किया था और उत्तर प्रदेश में पूरे ही विपक्ष को बिल्कुल बैक फुट पर उन चुनाव परिणामों ने ला दिया था। उत्तर प्रदेश की पुरानी पार्टी बसपा 19 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और समाजवादी पार्टी जो 5 साल पहले तक जिसने सरकार चलाई थी वो 46 या 47 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। अब देखना ये होगा कि इन पिछले 4.5 सालों में और आने वाले अगले 6-7 महीनों में विपक्ष ने अपनी कितनी जगह बनाई है जनता के बीच में ताकि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके।